हेलो फ्रेंड्स, मैं ही योगेश दीवान और आप सभी का मेरे इस चैनल टेक्निकल योग पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे 24 अप्रैल 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और दोस्तों, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो पिक्चर में दोस्तों, ये है नासा का परसिवरेंस रोवर, जिसने दोस्तों अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना एक्टिविटी जो है प्रारंभ कर दिया है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी डिटेल से देख लेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स है दोस्तों, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है? तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें उस अनुच्छेद को बताना है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 264 ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 224 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 230 ए, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324 ए। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 224 ए। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। उच्च न्यायालयों में लगभग 57 लाख मामलों का नामकरण डॉकट विस्फोट के रूप में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 224 ए को सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मार्ग को खाली करने के लिए 2 से 3 साल की अवधि के लिए तदर्थ के रूप में मंजूरी दे दी। बैकलॉग और नियुक्तियों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देशों के साथ आया था। अनुच्छेद 224 ए के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब है दोस्तों कि कुछ समय के लिए जो है न्यायाधीश जो है चुना जाता है, जो कि कुछ मामलों को निपटारा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, जो है लगभग 57 लाख मामलों का नामकरण डाकट विस्फोट के रूप में किया है गया है, जिसके लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इस प्रकार से उस इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों पर्सनालिटी का नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों RN मल्होत्रा, ऑप्शन बी है S वेंकट रमनन, सी है M नरसिंहम, और डी है दोस्तों IG पटेल। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, M नरसिम सिंहम। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। पूर्व RBI गवर्नर M नरसिंहम को बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। हाल ही में उनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। M नरसिंहम वह 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 13वें गवर्नर थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे कौन से नंबर के RBI गवर्नर थे। उन्हें बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर 2 उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के नेतृत्व के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। 1991 में पहली नरसिंहम समिति रिपोर्ट और 1998 में नरसिंहम समिति रिपोर्ट सेकंड प्रस्तुत की गई थी। तो इस प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि कितने बार उनके नाम से जो है समिति रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों, याद रखेंगे 1991 में पहली बार नरसिंहम समिति रिपोर्ट, और 1998 में जो है सेकंड टाइम नरसिंहम समिति रिपोर्ट 2 प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष कार्यबल अर्थात STF कर्मचारियों के मामलों की छानबीन करेगा जिसमें कार्यवाही के लिए आवश्यक गतिविधियों पर संदेह है? तो दोस्तों, इस प्रकार से उस अनुच्छेद को बताना है कौन सा है जिसके तहत विशेष कार्यबल अर्थात STF कर्मचारियों के मामलों की छानबीन करेगा। ठीक है, जिसमें कार्यवाही के लिए आवश्यक गतिविधियों पर संदेह है। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 311 2C, अनुच्छेद बी है सेकंड है दोस्तों अनुच्छेद 211 सी है अनुच्छेद 315 2, डी है दोस्तों अनुच्छेद 220। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद ए। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पहचान
और जांच के लिए एक विशेष कार्यबल अर्थात एसटीएफ की गठन की है, जो सुरक्षा या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए खतरा पैदा करने से संबंधित किसी भी मामले से जुड़े हुए हैं। एसटीएफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 दो सी के तहत कार्यवाही की आवश्यकता वाली गतिविधियों के संदिग्ध कर्मचारियों के मामले की जांच करेगा। तो इस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट जारी की है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है ऊर्जा सूचना प्रशासन, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, डी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच। तो दोस्तों बताना है कि इस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट जो है हाल ही में जारी किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए स्तरों की तुलना में 1.4% अधिक है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो भारत नवीनीकरण स्रोत से बिजली उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कोयले से चलने वाली बिजली का उत्पादन 3 गुना अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से रिपोर्ट में बताया गया है और कोयले की मांग 9% बढ़ने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है दोस्तों कि कोयले पे हमारा डिपेंडेंसी जो है और बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नो बैन एक्ट पारित किया है? तो उस देश को बताना है दोस्तों जिन्होंने अभी हाल ही में नो बैन एक्ट पारित किया है। तो हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है टर्की, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा अर्थात यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया है जो धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की क्षमता को सीमित करेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसी के आधार पे दोस्तों इसे नो बैन एक्ट कहा गया है। इसे अनौपचारिक रूप से नो बैन एक्ट कहा जा रहा है, ठीक है। नो बैन एक्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो प्रतिबंध लगाने से पहले होमलैंड सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग को प्रतिबंध के बारे में कांग्रेस को रिपोर्ट करना चाहिए। राष्ट्रपति को यात्रा प्रतिबंध के विश्वसनीय खतरे के अपने सबूत पेश करने चाहिए। वह होमलैंड सुरक्षा विभाग और सचिव से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अमेरिका के लिए, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति का अधिकार जो है सीमित कर दिया गया है। इसमें जो भी खतरे उन्हें महसूस होगा उससे पहले दोस्तों उन्हें होमलैंड सुरक्षा विभाग के सचिव सुरक्षा विभाग और सचिव से दोस्तों अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कॉस्मिक रोज की एक छवि साझा की है जिसमें परस्पर क्रिया करती आकाशगंगाओं का ARP-273 को दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष के बारे में। तो दोस्तों इसमें कहा गया है किसने हाल ही में कॉस्मिक रोज की एक छवि साझा की है, उसका नाम बताना है दोस्तों, ठीक है। जिसमें परस्पर क्रिया करती आकाशगंगाओं ARP-273 को दिखाया गया है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है दोस्तों नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है रॉसकोस्मोस और डी है दोस्तों CNES। तो इसका राइट आंसर बताएंगे तो कौन सा जो है दोस्तों डिपार्टमेंट है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन ए। तो दोस्तों नासा के द्वारा दिखाया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा ने हाल ही में कॉस्मिक रोज की एक छवि साझा की है। कॉस्मिक रोज क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं डिटेल से। कॉस्मिक रोज नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई एक छवि है, ठीक है दोस्तों, जिसमें परस्पर क्रिया करती आकाशगंगाओं ARP-273 को दिखाया गया है। ARP-273 देखते हैं दोस्तों, यह पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एंड्रोमेडा तारामंडल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। कितना दूरी पर है? 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। परस्पर क्रिया करती आकाशगंगाएं क्या है दोस्तों इसको देख लेते हैं, ठीक है। यह विरूपण मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण है जो कि
नीचे स्थित हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण जो है परस्पर क्रिया करती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में USCIRF द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को विशेष चिंता वाले देश अर्थात CPC, इसका मतलब है दोस्तों CPC के तहत जगह देने की सिफारिश की गई है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, फिर से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, USCIRF द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को विशेष चिंता वाले देश CPC अर्थात हो गया दोस्तों कंट्रीज कंट्री पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है दोस्तों, CPC का फुल फॉर्म है कंट्रीज पर्टिकुलर कंसर्न के तहत जगह देने की सिफारिश की गई है। तो उस देश को बताना है दोस्तों को, किस देश को जो है CPC के तहत रखने की सिफारिश की गई थी हाल ही में। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में US इंटरनेशनल कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अर्थात USCIRF ने बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को विशेष चिंता वाले देश अर्थात कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के तहत भारत सहित 4 देशों में रखने की सिफारिश की थी। अन्य 3 देश में हैं दोस्तों वियतनाम, रूस और सीरिया थे। USCIRF, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों ये क्या है। ठीक है, यह अमेरिकी सरकार द्वारा 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया FACT अर्थात फैक्ट खालिस्तान के विद्रोही हैं। तो दोस्तों ये विद्रोही समूह हैं, किसके विद्रोही हैं, तो उसको देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है दोस्तों चाड, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है लीबिया, ऑप्शन डी है सूडान। तो इसको बताना है दोस्तों, समाचार में देखा गया फैक्ट खालिस्तान के विद्रोही हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सी लीबिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। लीबिया के मोर्चा फॉर रेंज एंड कॉनकॉर्ड अर्थात चाड के विद्रोही समूह के लड़ाके लड़ाके वर्तमान में चाड पर हमला कर रहे हैं। 2020 अप्रैल 2021 को चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी देश के उत्तरी इलाके में विद्रोहियों के साथ हुए संघर्ष में मारे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तथ्य के बारे में, इसे 2016 में बनाया गया था और इसे महदी अली महामत द्वारा संचालित किया जाता है। विद्रोहियों के एक समूह ने हिंसक झड़प के बाद फोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट अर्थात UFDD के संघ का विभाजन कर लिया और BACT अर्थात बैक्ट का गठन किया। UFDD चाडियन विद्रोही बलों का सबसे बड़ा समूह है जो पूर्व राष्ट्रपति इद्रिस डेबी के खिलाफ संचालित था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में किसी अन्य ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन बी है परसेवरांस रोवर, ऑप्शन सी है क्यूरियोसिटी रोवर, ऑप्शन डी है इनसाइड लैंडर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में किसी अन्य ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है दोस्तों परसिवरांस रोवर। ठीक है दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बात किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। नासा के मंगल 2020 मिशन के परसिवरांस रोवर ने हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर किया है, तो ये मंगल में। ठीक है, यह पहली बार है जब किसी अन्य ग्रह में यह कार्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्या है, पहली बार है जो किसी अन्य ग्रह पर इस टाइप से एक्टिविटी किया गया है। ठीक है, यह
MOXIE अर्थात मोक्जी द्वारा किया गया था। यह यह उपकरण रोवर के सामने की ओर रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो है किसी भी सैटेलाइट में 3 प्रकार के जो है रखे जाते हैं। एक आर्बिटर मिशन होता है, एक होता है आपका लैंडर और थर्ड होता है दोस्तों आपका रोवर। तो दोस्तों आर्बिटर जो है बाहरी कक्षा में रोटेट होता है, घूमता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है लैंडर। लैंडर एक जगह पर जो है उतारा जाता है, वहीं पर उसके थ्रू कुछ खुदाई करके उसका जो है डिटेल से उसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। रोवर जो है, रोवर ऐसे उपकरण होता है दोस्तों जो किसी ग्रह पर जो उतारा जाता है और वो जो है घूम घूम कर अपना परीक्षण करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। यह उपकरण रोवर के सामने की ओर रखा गया है। ठीक है। मोक्जी क्या है? मोक्जी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। मोक्जी का अर्थ मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। यह रोवर के सामने की ओर रखा गया एक गोल्डन बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो है मोक्जी क्या है? रोवर के सामने रखा गया एक गोल्डन बॉक्स है। मोक्जी कार्बन अणुओं को कार्बन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली और रसायन का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए क्या करता है? बिजली और रसायन का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में यह एक अतिरिक्त उत्पाद के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है एक बहुत ही जो है दोस्तों हानिकारक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको भी उत्पाद के रूप में जो है उत्पादन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसीवरेंस रोवर किसका है? तो यह है नासा का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों हमारे पास 2 कथन दिया गया है जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 से संबंधित है। इसके लिए हम देखेंगे दोस्तों, पहले कथन देख लेते हैं। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता था, सॉरी जारी किया गया था। और सेकंड है दोस्तों, भारत सूचकांक में 87वें स्थान पर है। तो दोस्तों निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? तो इसका सही कथन बताना है दोस्तों। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था, पहला है। सेकंड है भारत सूचकांक में 87वें स्थान पर है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों आप। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट हैं। ठीक है, तो यह दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। कथन ए और बी सही हैं। कथन एक में विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया। यह सूचकांक एक्सचेंजर के सहयोग से तैयार किया गया था। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। ठीक है, कथन सेकंड है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 115 देशों में से 87वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया है। इस सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले 10 यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में थे। ठीक है दोस्तों, सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले 10 देश जो है कहाँ से थे? यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से थे। और स्वीडन इसके बाद एक स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, इसमें स्वीडन पहले स्थान पर है। इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क का स्थान आता है। तो दोस्तों इसमें याद रखेंगे, जो फर्स्ट स्थान है वो पूछा जा सकता है कभी भी आपको एग्जाम्स में। और साथ ही दोस्तों सेकंड और थर्ड भी याद रखना ही है आपको। तो नॉर्वे और डेनमार्क है सेकंड और थर्ड में। विश्व आर्थिक मंच के बारे में कुछ देख लेते हैं दोस्तों। यह स्विट्जरलैंड में अपने मुख्यालय के साथ निजी और सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। वैसे भी स्विट्जरलैंड में बहुत सारे जो है संस्थाओं का मुख्यालय है। तो विश्व आर्थिक मंच भी दोस्तों स्विट्जरलैंड में अपने मुख्यालय के साथ निजी और सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो दोस्तों इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों ही संस्था मिलकर कार्य करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन देख लिए हैं दोस्तों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप अपने संबंधित किसी भी लोगों से शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है दोस्तों। और साथ ही अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सभी को आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू। और
फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।